बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने सामाजिक समस्याओं के बारे में देखा। हमने पिछली कड़ी में देखा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध कौन कौन से हैं, उनका प्रकार क्या है और महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के कारण क्या है। अब हम देखेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उनकी प्रकृति क्या है, किस तरह के अपराध किए जाते हैं। तो सबसे पहला यौन उत्पीड़न। नारी उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न एक प्रमुख सेक्सुअल हैरेसमेंट है जिसके द्वारा स्त्रियों की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का ह्रास होता है और एक बहुत ही गंभीर अपराध है। स्त्रियां जहाँ कार्य करती हैं वहाँ उनके मालिकों और बॉस द्वारा कभी कभी कुछ स्त्रियों का यौन शोषण किया जाता है। उन्हें कई बार ऐसा करने के लिए बाध्य भी किया जाता है, उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, समर्पण न करने की स्थिति में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि उनके साथ कोई भी यौन संबंधी भद्दी मजाक छेड़छाड़ करे तो उन्हें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। होटलों में काम करने वाली महिलाओं से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कामुक हाव भाव और मुद्राओं से ग्राहकों को आकर्षित करें। पुरुष ऐसी स्थिति में कई बार गंदे प्रस्ताव भी रखते हैं। तो इंग्लैंड के एक अध्ययन में पाया गया कि 10 कामकाजी महिलाओं में से 7 यौन उत्पीड़न की शिकार हुई थी। भारत में भी यौन उत्पीड़न की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जहाँ कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है वहाँ उनसे यौन संबंधी दुर्व्यवहार भी किया जाता है। दूसरा है बलात्कार। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार बलात्कार एक अति दंडनीय अपराध है जिसमें अपराधी को आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक हो सकता है। इस धारा के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध या सम्मति के बिना या मृत्यु का भय दिखाकर सम्मति से संभोग करता है तो बलात्कारी कहलाता है। बलात्कार की समस्या सभी समाजों में पाई जाती है, किंतु भारत में पश्चिमी देशों की अपेक्षाकृत ये घटनाएं अधिक घटित होती हैं। बलात्कार के सभी मामलों की जानकारी संभव नहीं होती है, लेकिन जो पुलिस में दर्ज करवाए जाते हैं वे बहुत कम है, उससे भी अधिक 5 गुना उससे ज़्यादा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सरकारी आंकड़ों में तो यथार्थता या वास्तविकता कम है, जबकि वास्तव में वो महिलाएं अधिक शिकार होती हैं। इसी प्रकार से बलात्कार में प्रमाण जुटाना, बलात्कारी को सज़ा दिलवाना, पहचानना, सिद्ध करना, ये सब स्त्री की कई बार इसमें सहमति भी नहीं होती है, बहुत कठिन कार्य है। बलात्कार के प्रमाण जुटाना तो और भी कठिन कार्य हो जाता है। पति द्वारा पत्नी के प्रति किए गए बलात्कार को भी कानूनी रूप से बलात्कार नहीं माना जाता, क्योंकि यह विवाह का एक प्रतिफल माना जाता है। जब तलाक न हो तो स्त्री पुरुष को पृथक पृथक रहने की राजाज्ञा प्राप्त होने पर भी यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से बलात्कार करता है उसे बलात्कार नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे में बलात्कार अवैध नहीं है। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है उसमें कुछ प्रमुख बातें सम्मिलित हैं, जैसे अधिकांशतः बलात्कार गरीब महिलाओं के साथ होता है। दूसरा, कामकाजी महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न ज़्यादा होता है, उनके ऑफिस के बॉस द्वारा किए जाते हैं। तीसरा, फैक्ट्री में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं के साथ बलात्कार अधिक होता है। अस्पताल में मरीजों के प्रति बलात्कार ज़्यादा होता है, जो कि अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। जेल में महिला कैदियों के साथ बलात्कार जेल कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। आवारागर्दी करने वाले संदिग्ध हालत में पाई जाने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार पुलिसकर्मियों द्वारा भी कई बार कर दिया जाता है। पागल, गूंगी, बहरी, अपंग, भिखारिन महिलाओं के साथ भी अत्यधिक बलात्कार किए जाते हैं। बलात्कार से पीड़ित महिलाएं उनके प्रति किए गए अपराध को खामोशी से कई बार बर्दाश्त भी कर लेती हैं। विरोध करने पर उन्हें सामाजिक निंदा और अपमान का डर होता है, नौकरी छूट जाने का भय होता है, बच्चों का परिवार का भरण पोषण करने की चिंता आदि कई बातें ऐसी होती हैं, पति की नज़र में गिर जाना, ऐसी कई बातें होती हैं जिनको वो बर्दाश्त करने के लिए उन्हें मजबूर कर देती हैं। डॉक्टर आहूजा ने राजस्थान में बलात्कार से पीड़ित महिलाओं का अध्ययन करने पर पाया कि बलात्कार की घटना सदैव अपरिचित लोगों में नहीं होती है, बल्कि कई बार परिवार के परिचित लोगों द्वारा भी बलात्कार किया जाता है। और सर्वाधिक बलात्कार 23 से 30 वर्ष की आयु के समूह के पुरुषों द्वारा किए गए थे। बलात्कार संबंधी अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकाला डॉक्टर आहूजा ने कि यह धारणा गलत है कि यदि महिला विरोध करे तो उसके साथ बलात्कार नहीं होता। बलात्कार केवल सुंदर स्त्रियों के साथ होता है, यह भी विचार त्रुटिपूर्ण है। यह सोचना भी त्रुटिपूर्ण है कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है वे उसका आनंद लेती हैं, गलत है। यह विचार सही नहीं है कि अधिकांश बलात्कारी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति होते हैं। कई बार सोचे समझे विवेकशील व्यक्ति भी बलात्कार कर जाते हैं। अधिकांशतः बलात्कार स्वतः होते हैं और उनकी कोई अग्रिम योजना नहीं बनाई जाती है, यह भी त्रुटिपूर्ण है। यह कहना भी उचित नहीं है कि बलात्कार का संबंध पुरुषों में अत्यधिक काम उत्तेजना की भावना तथा उच्चता एवं शक्ति की भावना से होता है। कई बार ये शराब आदि के कारण भी होता है। मैथुन की तीव्र इच्छा एवं बलात्कार में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है।
इसी प्रकार अमेरिका में भी बहुत ऐसे उपाय सुझाए गए बलात्कार को रोकने के लिए, जैसे अपने घर को अत्यधिक सुरक्षित बनाना, घर के ताले खिड़कियां दरवाजे कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए, अकेले रह रहे हैं तो उससे प्रकट करें कि यहाँ से अधिक व्यक्ति रहते हैं, किसी को बताएं ना कि घर में मैं अकेली हूँ, घर में पुरुष भी है, कोई दरवाज़ा खटखटाए तो आप जोर से कहें कि दरवाज़ा खोल रही हूँ तो मैं कमरे में ही रहूँ। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए। दरवाजे पे पूरा नाम लिखने की जगह अपना छोटा नाम लिखें, अजनबी से दूर रहें, अजनबी के आने जाने पर दरवाज़ा न खोलें, निर्जन मकानों में अकेले न रहें, रात्रि में गलियों और विश्वविद्यालयों में अकेले न घूमें, अपने पास हथियार, लाइटर, कांटे, छुरी, कुछ अपनी आत्म सुरक्षा के लिए उपाय करें। कार चलाते हैं तो कार, यदि ये लेडीज़ कार चलाती हैं तो कार के दरवाजे बिना ताला लगाए न छोड़ें, कार में बैठने से पहले पीछे की सीट वगैरह की जांच कर लें। आक्रमण होने पर बलात्कार जोर जोर से न चिल्लाएं, बल्कि कहें गोली चलाओ। और इसी प्रकार से अभी तो नई ऐप्स भी आ गई हैं इस वैज्ञानिक युग में, जो महिलाओं को दी गई हैं कि इस पर पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर उसमें आते हैं। कई बार ऐसे रेप की ऐप बनाई गई है कि अगर आप अकेली महिला जा रही है तो किस ऑटो में है, किस बस में है, उसका सब कुछ सूचना उनको मिल जाती है। दूसरा है भगा ले जाना या अपहरण करना। कई बार अपहरण कई महिला को जबरदस्ती कपटपूर्वक धोखाधड़ी करके उसे बहला फुसला कर ले जाया जाता है, उसे यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए बाध्य कर दिया जाता है। कई बार नाबालिग महिलाओं को भी भगा ले जाते हैं उसके प्रलोभन वगैरह दे करके, तो ये भी एक अपराध माना जाता है। महिलाओं को भगा करके ले जाना, अपहरण करना, उन्हें कई बार बेच दिया जाता है, ये भी एक ऑफेंस है। अपहरण के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और असम में होते हैं। डॉक्टर आहूजा कहते हैं कि अपहरण भगा ले जाने संबंधी कई अध्ययन किए गए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि विवाहित की अपेक्षा अविवाहित लड़कियों को अधिक भगाया जाता है। भगाने वाला भागने वाली दोनों एक दूसरे के परिचित होते हैं। इन दोनों का संपर्क उनके घरों और पड़ोस के कारण भी होता है। अधिकांश भगा ले जाने में एक ही व्यक्ति का हाथ होता है। भगा ले जाने का प्रमुख उद्देश्य मैथुन और विवाह ही होता है। मामलों में आर्थिक उद्देश्य से भी ऐसा किया जाता है। भगा ले जाने के लिए माता पिता के नियंत्रण का अभाव, परिवार में सहसुर संबंधों का अभाव आदि प्रमुख होते हैं। जैसे राजस्थान में भवनी देवी कांड हुआ था, उसको मार दिया गया था, प्रमोशन के चक्कर में प्रलोभन दिया जाता है आदि, ये सब उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार तीसरा है हत्या। हत्या के मामले स्त्री पुरुष दोनों के साथ ही घटित होते हैं, किंतु विश्व में सर्वत्र स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की ही अधिक हत्या होती है। डॉक्टर आहूजा द्वारा हत्या संबंधी किए गए अध्ययन में पाया गया कि हत्या करने वाले एवं हत्या के शिकार एक ही परिवार के होते हैं। कई बार हत्याएं नियोजित ढंग से भी की जाती हैं, कई बार भावावेश में कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार स्त्री की लंबी बीमारी के कारण या उसके पागलपन के कारण, उसके बांझपन के कारण उसे कोई बहाने से दवाई वगैरह दे करके उसके मर्डर भी कर दिया जाता है। तीसरा है दहेज हत्याएं, जैसे कि फिर नेक्स्ट है दहेज हत्याएं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। आज भी दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है, पूर्व में तो बहुत अधिक थी। दहेज के अभाव में भारत में हजारों स्त्रियों को प्रतिवर्ष जला दिया जाता था। उन्हें सास ससुर, देवर जेठ, पति ससुराल के ताने यातनाएं दी जाती थी, उनके द्वारा उन्हें भूखा रखा जाता था। आज भी टीका देना, मांग करना, ये सब के लिए भी 1961 में एक एक्ट बना जिसे कहा गया दहेज निरोधक अधिनियम। अब दहेज लेना, देना, मांगना, ये दहेज भी समाज में कैंसर की तरह बढ़ता रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। अब पढ़े लिखे सभ्य समाजों में दहेज की अलग तरह की स्थिति हो गई है कि बहुत अच्छी शादियां की जाती हैं और स्त्री लड़कियों की मांग तो नहीं, ससुराल पक्ष मांग तो नहीं करता, पर उनकी अपेक्षा तो ये रहती ही है कि लड़कियों को बहुत अच्छे से अच्छे दहेज दिया जाए। तो दहेज के कारण भी कई उत्पीड़न की घटनाएं देखने को मिलती हैं। फिर है पत्नी को पीटना, गृह हिंसा। भारत में पत्नी के रूप में नारी की प्रतिष्ठा रही है और उसे यहाँ गृह लक्ष्मी की संज्ञा से संबोधित तो किया गया, लेकिन आज भी पुरुष अर्धांगिनी, सहधर्मिचारिणी, धर्मपत्नी कहा भी जाता है, लेकिन धार्मिक कार्य, लेकिन फिर भी उसके साथ दुर्व्यवहार तो किया ही जाता है। ये तस्वीर का एक पहलू है। और दूसरा उसका पहलू यह है कि मारने पीटने घटनाएं कई बार सुनने में आती हैं। विवाह के बाद पति से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा, उसे प्रेम करेगा, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि उसके मनपसंद कार्य वगैरह नहीं किया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें, नाश्ता नहीं बनाना या मायके अधिक चले जाना या माता का फ़ोन अधिक आ जाना, इस कारण से भी कई बार महिलाओं के प्रति हिंसा की जाती है, उससे मारपीट होती है। और हालांकि वह इस मारपीट की शिकायत पुलिस वगैरह में नहीं करती है, लेकिन कई अध्ययनों में शामिल आया है कि परिवारों में आजकल गृह हिंसा
अधिक बढ़ गई है। इसमें यौन संबंधों में असमायोजन है, भावात्मक गड़बड़ है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, पति की अहम भावना, हीन भावना, पति का शराबी होना, ईर्ष्या, पत्नी द्वारा पति के दुर्व्यवहार के प्रति निष्क्रियता बरतना, नौकरी करना, शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अशिक्षित स्त्रियों को अधिक पीटा भी जाता है। हालांकि ये इसका कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि ये देखने में आया है कि शिक्षित महिलाओं के साथ भी मारपीटाई होती है, लेकिन वे जागरूक होती हैं तो वे अपनी हिंसा का विरोध किसी न किसी प्रकार से कर ही लेती हैं। फिर है विधवाओं के प्रति हिंसा कि भारत में विशेष रूप से हिंदू विधवाओं के प्रति गंभीर समस्या है, क्योंकि हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया और यह पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का बंधन होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। प्रौढ़ विधवाएं, युवा विधवाओं के साथ में यौन उत्पीड़न और उनकी संपत्ति को हड़प लेना, उनके प्रति दुर्व्यवहार करना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं को है ना उनकी शक्ति, संपत्ति और काम वासना की पूर्ति का एक साधन मान लिया जाता है। अशिक्षित विधवाओं के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको पहनने, खाने, पीने सब पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उन्हें अपनी अगर दोबारा विवाह कर लिया जाए तो उसको बुरी नज़र से देखा जाता है। हालांकि अब विवाह में विधवा पुनर्विवाह भी होने लगे हैं और हर एक जाति में भी होने लगे हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति वो ये सोचते हैं कि ये अकेली, असहाय और जो है इनके शुश्रूषा करने वाला कोई नहीं है, पुरुष का इस पर साया नहीं है, तो उसके प्रति। लेकिन ये देखने में आया कि विधवा महिलाएं भी अब अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हैं और अपने जागरूक रहती हैं, तो उनसे के साथ दुर्व्यवहार कम होता है। लेकिन ये भी एक प्रमुख कारण है, ये भी एक प्रमुख समस्या है। फिर है वेश्यावृत्ति। यह एक सामाजिक बुराई है जिसके अंतर्गत स्त्री के शरीर का व्यापार किया जाता है, घृणित साधन है, विकृत मानसिकता है। इससे व्यक्ति का शारीरिक और नैतिक पतन होता है। इलियट और मेरिल कहते हैं कि वेश्यावृत्ति भेदरहित और धन के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है जिसमें भावनात्मक उदासीनता होती है। वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए 1956 में स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित किया गया। वेश्यावृत्ति का एक रूप देवदासी प्रथा भी है। बड़े बड़े शहरों में शराब घरों, होटल, कैबरे स्थलों, नाच घरों, क्लबों में शिक्षित और उच्च वर्ग की महिलाएं, लड़कियां इस व्यवसाय में लगी होती हैं। कई बार कुछ स्त्री की आर्थिक अपरिपक्वता, पराश्रिता, पारिवारिक परिस्थितियाँ, विवाह विच्छेद, विधवा विवाह पर रोक, दहेज प्रथा, दुखी वैवाहिक जीवन, अनैतिक व्यापार, अवैध संबंध, असामान्य कामुकता, धार्मिक कारण भी स्त्रियों का वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करते हैं और वे उत्तरदायी होते हैं। इससे समाज में नैतिक पतन होता है, यौन रोगों में वृद्धि होती है। जहाँ पर अधिक टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि एड्स की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे वेश्याओं को दूर करने के लिए उनका पुनर्वास करना ज़रूरी है। अब महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाता है उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वेश्यावृत्ति भी एक समस्या है। फिर है नारी हत्या या भ्रूण हत्या। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है, या लड़की और लड़के की तुलना में लड़के को अधिक महत्व दिया जाता है। धार्मिक दृष्टि से पुत्र प्राप्ति आवश्यक माना गया है, इसीलिए लड़कियों को जो है कोख में ही मार दिया जाता है। कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पर कभी बारात भी नहीं आई है, ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। कई बार जहर देख करके गला घोंट दिया जाता है इस लड़की होने पर। अगर ज़्यादा लड़कियां संतान पैदा हो जाती हैं तो स्त्री को भी घर से निकाल दिया जाता है। पिछले कुछ समय हमने अखबारों में देखा था कि बाड़मेर में और रेगिस्तानी इलाकों में महिलाएं टाँके में कूद जाती हैं अपनी 3 बच्चियों को धक्का दे करके। 4 लड़कियाँ तो चारों लड़कियों को धक्का दे करके कूद जाती हैं। फिर उनके निष्कर्ष जब अध्ययन सामने आता है तो ये माना जाता है कि वो लड़का पैदा नहीं कर पाई तो उन्हें ताने दिए जाते हैं और उसको माना जाता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुमने लड़का पैदा नहीं किया। तो इस प्रकार से कई बार गर्भ में जांच एजेंसियां पहले करती थी, हालांकि अब तो PCPNDT एक्ट पारित हो गया। उसके अनुसार गर्भ में कोई भी अगर डॉक्टर इस प्रकार की चिकित्सा में लिप्त पाया जाता है या लैंगिक उसके भ्रूण की जांच वांच करता है तो अपराधी होगा और उसका क्लिनिक वगैरह भी बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार एक समस्या है तो यह भी कन्या भ्रूण हत्या भी जो शिक्षित समाजों में की जाती है। और अध्ययन में आया है कि पंजाब, दिल्ली का पौष इलाका, वहाँ पर भी बहुत कई गांवों में तो कई बार फीमेल फर्टिसाइड्स भी पाए गए, कन्या भ्रूण पाए गए खुदाई में, और कई कन्याओं को मार करके उनको जला दफना दिया जाता था उनके भ्रूण मिले। तो ये भी एक गंभीर क्रूर समस्या है जिसमें लड़की को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। ये भी कन्या भ्रूण हत्या भी एक अपराध है। फिर है छेड़छाड़। नारी के विरुद्ध अपराधों में छेड़छाड़ भी एक बहुत बड़ी
बढ़ती प्रवृत्ति है। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, बाज़ारों में, बसों में, पड़ोस में लड़कियों को भद्दे और गंदे इशारे किए जाते हैं, उन पर फप्तियाँ कसी जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं, गाली गलौज की जाती है। माँ बहन की सभी गालियाँ जो दी जाती हैं वह सब स्त्रियों पर बनी हुई हैं। और है ना, इसी तरह से उनको वो ये मानते हैं कि हम स्त्री को कुछ भी कह सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्त्रियों को आजकल, महिलाओं को कॉलेजों में, स्कूलों में आत्मरक्षा के उपाय सिखाए जा रहे हैं, जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं। पुलिस और कानून पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो छूट जाते हैं। इस प्रकार नारी के विरुद्ध इस प्रकार की हिंसाएं, अतिरिक्त भद्दे भौंडे विज्ञापनों में नारी के अर्धनग्न चित्रों से वस्तुओं को बेचने का प्रयास भी नारी की मजबूरी है। नाच घर, होटलों में इस तरह से उनकी कैबरे नृत्य वगैरह करवाना, इन सब से भी छेड़छाड़ होती है और उसको शारीरिक और मानसिक कष्ट बहुत होता है। इस प्रकार कई स्त्रियाँ आत्महत्या तक भी कर लेती हैं। अब ये अपराध, ज़्यादातर इन अपराध और हिंसा की शिकार कौन महिलाएं होती हैं? जो असहाय, गरीब, अवसादग्रस्त, डिप्रेशन में होती हैं, अपनी नज़रों में गिरी हुई होती हैं, हीन भावना जिनमें अधिक होती है, भावनात्मक विकटता होती है, विघटित परिवारों में रहती हों, जिन पर परिवार के सदस्यों का दबाव बना रहता हो, कई प्रकार की कुंठाएँ उनमें पाई जाती हैं, मानसिक और सामाजिक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ससुराल पक्ष के लोग विकृत व्यक्तित्व के होते हैं, पति में शराब और नशे की आदत होती है, ऐसी महिलाएं अधिक शिकार होती हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार के अपराध देखने को मिलते हैं। हालांकि कानून अपना कार्य करता है, पुलिस अपना कार्य करती है, लेकिन फिर भी समाज की सोच को बदल करके ही हम आज के युग में नारी को एक समान दर्जा दे सकते हैं। उसको दोयम दर्जे की जगह उसको उच्च पुरुष के बराबर माना जाए। और इस प्रकार की घटनाओं पर हालांकि धीरे धीरे प्रतिबंध लग रहा है। और अभी पिछले दिनों में हमने देखा भी था कि बलात्कार के जितने बलात्कारी थे, निर्भया कांड में उनको फांसी दी गई है। और कोर्ट ये कहता भी है कि जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए इस संबंध में, अगर साक्ष्य और प्रमाण मौजूद हो तो। और यदि कई देशों में तो अगर बलात्कारी का उसका अपराध कोर्ट द्वारा सामने आता है तो उसको खड़े बाजार में भी उसको जो है सज़ा दी जाती है, ताकि दूसरे लोगों को ये सबक मिले कि हमें महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार के अपराध नहीं करने चाहिए।